Hello students, in this video I will discuss about the atomic size. Atomic size क्या होता है बेटा? देखो ये हमारे पास एटम है. एटम जो है, एटम की जो आउटर मोस्ट शेल होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं एटॉमिक साइज. अब एग्जैक्ट डेफिनेशन के लिए हम क्या लिखेंगे? इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द पॉइंट up to which the density of electron cloud is maximum. And what does this mean? The density of the electron cloud means the probability. यहाँ पे बेटा क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, हम पढ़ चुके हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कि ये किसकी तरह रोटेट करता है. इट इज़ रोटेटिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव. एक पॉइंट. दूसरा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसमें डेंसिटी जो है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे मैक्सिमम होती है. तो उसी के बेसिस पे हमने इस बात को लिख रहे हैं कि एग्जैक्ट हमारे पास डिफाइन करना तो मुश्किल है कि कौन सी बाउंड्री है, तो हमने क्या करा, उसकी डेंसिटी ली है प्रोबेबिलिटी. जहाँ तक उसकी मैक्सिमम होगी उसको हम लेते हैं एज द एटॉमिक साइज. तो बेटा इसी बात को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज को डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं. For example, beta the first one is it is not possible to determine the exact size of electron cloud. हम ये exact size नहीं बता पाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का exact size क्या है. क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, वो इवन एट लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज नेवर ज़ीरो. प्रोबेबिलिटी तो हमेशा रहती है. तो इसीलिए हम ये वाले जो एटॉमिक साइज़ है वो एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते. दूसरा आता है बेटा कि एक एटम जो है वो कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रहता है ना. तो आइसोलेटेड एक एटम को आइसोलेट करना तो बहुत मुश्किल है, होता ही नहीं है. तो हम एग्जैक्ट एटॉमिक साइज़ निकालना और भी मुश्किल हो जाता है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. क्यों नहीं निकाल सकते बेटा? क्योंकि एक ऑर्बिटल जो है उसकी अपनी एक शार्प बाउंड्रीज नहीं होती हैं. तो इस वजह से हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं निकाल सकते. उसके बाद आता है बेटा द साइज ऑफ एन एटम. इट ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम वन बॉन्डिंग स्टेट टू अनदर बॉन्डिंग स्टेट. तो ये सारी हमारे पास डिफ़िकल्टीज थी एटॉमिक रेडियस को निकालने के लिए. तो अब हमारे पास अलग तरीके से हमने एटॉमिक रेडियस को निकाला जिसको हम डिनोट करते हैं एज अ टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस. तो हमारे पास 4 ऑपरेशनल कंसेप्ट्स आते हैं अबाउट द एटॉमिक रेडियस. दैट इज वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ operational concepts about the atomic radius. The first one is your covalent radius, van der Waals radius, metallic radius and ionic radius. We will discuss all of them one by one. The first is your covalent radius. तो बेटा देखो the first one is the covalent radius. It is equal to 1/2 of the internuclear distance between the two identical atoms bonded by a single covalent bond. यहाँ पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये करनी है कि हमारे पास हम किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं. सपोज़ करो अगर हम क्लोरीन मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो मॉलिक्यूल बनता है 2 एटम्स की ओवरलैपिंग से. तो ये 2 एटम्स की ओवरलैपिंग हो गई तो दोनों क्या है हमारे पास? क्लोरीन एटम, और ये भी हमारे पास क्या है? क्लोरीन एटम. ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे तो इन 2 न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको बोला जाता है कोवलेंट डिस्टेंस. तो कोवलेंट रेडियस बेटा इसी डिस्टेंस का हाफ होता है. हाफ. ये जो डिस्टेंस होता है एक तरीके से बेटा किसी भी मॉलिक्यूल की क्या है? ये बॉन्ड लेंथ. तो कोवलेंट रेडियस इज द 1/2 ऑफ दिस. अब यहाँ पे बेटा जब भी हमें कोवलेंट रेडियस हम निकालते हैं तो हम हमारे पास ये दोनों एटम्स जो होते हैं ये सेम हैं. सेम एटम, सेम मॉलिक्यूल, क्योंकि जितना ये अपनी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शेयर करेगा उतना ही ये शेयर करेगा. सेम. तो ये जो इफ़ेक्ट होगा वो इन दोनों का सेम होता है. अगर हमें किसी दूसरे 2 एटम्स, डिफरेंट एटम्स के बीच की बॉन्ड लेंथ को निकालना होता है
तो उसका प्रोसेस क्या है कि हम इंडिविजुअली इन दो एटम्स के बारे में निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा यहाँ पे। दिस क्वेश्चन, बॉन्ड लेंथ ऑफ ICl मीन्स आयोडीन और क्लोरीन के बीच में हमने मॉलिक्यूल लिया है, उनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है डेट इज 2.32 एंगस्ट्रॉम। If covalent radius of chlorine atom is 0.99 angstrom, then calculate the atomic radius of iodine atom. तो बेटा इस तरीके की अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो अभी हमने बोला कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस है आयोडीन और क्लोरीन के बीच का, ये क्या है, ये रेडियस ऑफ आयोडीन प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन, इन दोनों को मिला के ही ये बॉन्ड लेंथ बनेगी। दिस इज 2.32 एंगस्ट्रॉम. You have to calculate the radius of the iodine atom, then and this is given to you 0.99 angstrom. So radius of iodine atom will be equal to 2.32 minus 0.99, which comes out to be 1.33 angstrom. Likewise, you can calculate the bond length or the covalent radius of the different atoms. सेम होगा तो उसको हमने हाफ कर दिया, अगर डिफरेंट है तो इंडिविजुअली हमने निकाल लिया। सी वन मोर प्रॉब्लम लाइक दिस, सी ओवर हियर, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड Si single bond Si means silicon bond length is 1.54 angstrom and 2.34 angstrom respectively. Calculate the bond length of carbon silicon bond. तो यहाँ पे बेटा देखो हमें बॉन्ड लेंथ दी हुई है किसकी, कार्बन कार्बन की, कार्बन सिलिकन सिलिकन की, ये किसके बराबर होगी, है ना। तो अगर हमें 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ कार्बन, ये भी हो जाएगा 2 टाइम्स रेडियस ऑफ सिलिकन। क्यों करा बेटा, क्योंकि ये किससे मिलके बना होगा, ये बना होगा रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ कार्बन, क्योंकि ये कार्बन कार्बन के बीच की है तो हमने इसको क्या लिख दिया, 2 टाइम्स ऑफ Rc, सिमिलरली 2 टाइम्स ऑफ RSi. These bond lengths are given to you by you. From this we can calculate the individual radius. So radius of carbon will be equal to 1.54 divided by 2. Similarly, radius of silicon will be equal to 2.34 divided by 2. It is equal to 0.77 angstrom. Here it comes out to be 1.17 angstrom. Now you have to calculate the bond length of carbon silicon. So bond length of carbon silicon will be equal to radius of carbon plus radius of silicon. So it is 0.77 plus 1.17, which comes out to be 1.94 angstrom. Likewise, we can solve it. So these are the things which is related to the covalent radius. The covalent radius is very strong, है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो जो 2 आइडेंटिकल एटम्स होते हैं दे आर बॉन्डेड बाय अ सिंगल बॉन्ड, है ना। अगर हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड लोगे तो उनके बीच का डिस्टेंस अलग हो जाएगा। तो जब भी हमें कोवेलेंट रेडियस निकालना होता है तो हम 2 आइडेंटिकल एटम्स से बॉन्डेड करते हैं बाय अ सिंगल बॉन्ड। द नेक्स्ट इज वंडर वाल्स रेडियस। Now van der Waals radius is defined as 1/2 of the internuclear distance between the nuclei of 2 non-bonded adjacent atoms belonging to the molecules having identical atoms in solid state. तो बेटा ये होता है कि अगर हमारे पास 2 बॉन्डेड एटम्स हैं, उनके बीच में और कोई दूसरे बॉन्डेड एटम्स हैं, यानी कि ये एक तरीके से नॉन बॉन्डेड हैं बेटा। क्या है ये, नॉन बॉन्डेड। नॉन बॉन्डेड का एग्जाम्पल आपको हम दिखा रहे हैं अभी, आप देखो। अब देखो बेटा यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द 2 नॉन बॉन्डेड एडजेसेंट क्लोरीन एटम्स इन 2 Cl2 मॉलिक्यूल इज 360 पिकोमीटर। अब इसका अगर हम हाफ कर देंगे, डेट विल बी द वैन डर वाल्स रेडियस 180 पिकोमीटर। और इनका अगर कोवेलेंट रेडियस आप ऑब्जर्व करो तो डेट कम्स आउट टू बी 99 पिकोमीटर। तो इस तरीके से बेटा ये नॉन बॉन्डेड एडजेसेंट एटम्स के बीच में हम इसको निकालते हैं। द नेक्स्ट इज द मेटालिक रेडियस। जो ये मेटालिक रेडियस हम कैलकुलेट करते हैं,
इसमें सबसे पहले तो हमें ये अज्यूम करना होता है कि जो मेटल एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड स्फीयर्स होता है विच आर कंसिडर्ड टू टच वन अनदर इन अ मेटालिक क्रिस्टल। एक दूसरे से ये टच करते हैं, तो ये हमें अज्यूम करना पड़ता है क्योंकि मेटालिक रेडियस हम तभी कैलकुलेट कर पाते हैं। तो क्या होता है ये? इट इज हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर्स इन द मेटालिक क्रिस्टल। एग्जाम्पल ले रहे हैं कॉपर एटम का। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट कॉपर एटम्स इन अ सॉलिड कॉपर इज 256 पिकोमीटर। यहाँ पे ये एडजेसेंट है, एक दूसरे से सिर्फ टच कर रहे हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो है हमारे पास इस केस में 256 पिकोमीटर। तो इसका जो हाफ होगा दैट विल बी योर मेटालिक रेडियस विच विल बी 256 डिवाइडेड बाय 2 कम्स आउट टू बी 128 पिकोमीटर। तो ये जो हमारा मेटालिक रेडियस होता है ये इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर बेटा हम इन तीनों रेडियस में से कंपेयर करें कि सबसे ज्यादा लेंथ किसकी होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि वंडर वॉल रेडियस इज ग्रेटर देन द मेटालिक रेडियस एंड देन कम्स द कोवेलेंट रेडियस। और यही बेटा हमारे, और अगर इसकी स्ट्रेंथ देखोगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन? कोवेलेंट रेडियस, then metallic radius, and then the van der Waals radius. Now, variation of atomic radii in a group. Atomic radius increases with the increase in atomic number as we move from top to bottom in a group. जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? बिकॉज एट एवरी टाइम अ न्यू शेल इज एडेड। You can see clearly in the graph that if we plot a graph between the atomic radius and the atomic number of the group 1 elements, we see that the atomic size of lithium is smaller as compared to sodium, as compared to potassium, rubidium, cesium. Similarly, for halogens, if you see the graph is for fluorine, the lower atomic radius, while chlorine, bromine and iodine. Now, why this happens? तो अब ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट इज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स इन एन एटम इंक्रीजेस। और जैसे जैसे शेल इंक्रीज करती है इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से वो दूर होता चला जाता है, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय लेसर फोर्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। लेकिन बेटा इसके संग एक चीज और आप समझ लो कि न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से अट्रैक्ट होना चाहिए, बट दिस डज नॉट हैपन। क्यों नहीं होता ये? बिकॉज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज is reduced by the shielding effect of the electrons present in the inner shell. अब जो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या काम करते हैं? वो शील्डिंग का काम करेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। इसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कंप्लीटली नहीं लग पाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे, और इसी की वजह से बेटा हम ये कह सकते हैं कि द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यू एनर्जी शेल प्रीडोमिनेट्स and atomic radius increases on going down the group. ना, तो कंफ्यूज नहीं करना, ऊपर से लेकर नीचे तक टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, लेकिन इस शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट होने की वजह से उसका इफेक्ट नहीं होता है इतना ज्यादा। तो कौन डोमिनेट कर जाता है? इंक्रीज्ड एनर्जी शेल। नाउ कम्स वेरिएशन इन अ पीरियड। Moving across a period from left to right, atomic radius generally decreases from alkali metals to halogens. जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं along a period, atomic radii decreases. आप ये देख सकते हो, एक नॉर्मल ट्रेंड हमने यहाँ लिखा हुआ है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, these are the decreasing atomic radius in ppm. Similarly for period 3, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine,
तो ये हमारा पास देख रहे हो, इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा है अलोंग अ पीरियड, while the halogens have the least atomic radii in a period. Why this happens so? As we move from left to right along a period, the nuclear charge increases regularly, but the number of shell does not change. It remains same. और इसी इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल के, वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से अट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड दस द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस. Now there are some exceptions in these trends. That is, keep in mind that the atomic radius of the inert gases, that is the 0 group or the 18 group element, shows the largest in the period. Why they are showing the largest radii? Because of its van der Waals radius. And this van der Waals radius is generally larger than the covalent radius. So, we can say that they have the largest radii. Also, van der Waals radius of the inert gases increases as we are moving from top to bottom in a group. Anomalous behavior of oxygen and nitrogen. You can see in the graph, that is, if we are plotting a graph between the atomic radius and the atomic number, we see the atomic radius decreases as we move from lithium to beryllium, boron, carbon, nitrogen. Then we observe a slight increase in atomic radius from nitrogen to oxygen and then fluorine. The atomic radius of nitrogen is 70 picometer, while that of oxygen is 74 picometer and fluorine is 72 picometer. This is an exceptional behavior shown over here in a second period elements. Why this happens so? In second period, atomic radius of nitrogen is the smallest. The atomic radius of oxygen and fluorine is longer than nitrogen. Why? Because in nitrogen all the 3p orbitals have one electron each. लेकिन ऑक्सीजन एटम में क्या हो रहा है बेटा कि जो ऑक्सीजन एटम है हमारा, it is 1s2, 2s2, 2p4. Here in 2p4, as the fourth electron starts pairing. When it starts pairing, it is facing electron-electron repulsion, and thus due to this electron-electron repulsion, the atomic size slightly increases. So the effect of increased nuclear charge is outweighed by the inter-electronic repulsion, and the atomic size of oxygen atom becomes larger than that of nitrogen. Now the second question comes in the mind that in fluorine, it is 1s2, 2s2, 2p5. Here, the two electrons are showing repulsion. Here also electron-electron repulsion. Here also electron-electron repulsion. This shows that the atomic size of fluorine should be much more greater than that of oxygen. But no, here the increased nuclear charge dominates over the electron-electron repulsion because the atomic size decreases, but it is still slightly greater than that of nitrogen due to this repulsion. Okay, so we have to make it very, very clear that which effect will dominate on which effect. So this is the concept for about the atomic radii. Now we are discussing the ionic radius. Ionic radii of the ions present in an ionic crystal may be calculated from the internuclear distance between the two ions. Means, if there is a cation, there is an anion, the attraction between the two will give you the internuclear distance, and this is called as the ionic radii. और इसका बेटा अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो ये होता है हमारा रेडियस ऑफ द कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ द एनाइन. दिस मीन्स द आयनिक रेडियस इज द डिस्टेंस
between the nucleus of an ion and the point where their nucleus exerts its influence on the electron cloud. That is called as its ionic radius. Now the characteristics of the ionic radius. Now the one thing you have to keep in mind, that is the ionic radii of a particular ion is of constant magnitude. आयनिक रेडियस जो होता है किसी भी आयन का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा, ना कि किसी कंपाउंड में कुछ है किसी कंपाउंड में कुछ है, नहीं, वो हमेशा एक सा रहेगा. द नेक्स्ट इज आयनिक रेडियाई हैव एन एडिटिव कैरेक्टर. मीन्स कि अगर आयनिक रेडियस है हमारे पास तो जो रेडियस ऑफ द कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन, इट इज एन एडिटिव कैरेक्टर. दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ NaCl. If the radius of Na plus ion means the cation is 95 picometer and the internuclear distance between the ion pairs in NaCl ionic crystal is 276 picometer, which means that this is the ionic radius. Then what will be the radius of the anion? Then it will be equal to radius of NaCl will be equal to radius of Na plus ion plus radius of Cl minus ion, means cation plus anion. 276 is equal to 95 plus radius of anion Cl minus. So the radius of Cl minus will be equal to 276 minus 95. That comes out to be 181 picometer. So it is an additive property. Now we will do the comparison of ionic radii with the radius of corresponding neutral atoms. We will compare the radius of cation. So radius of the cation is always smaller than its neutral parent atom. अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं बेटा कि सोडियम और सोडियम आयन का, है ना, तो सोडियम means it is having the electronic configuration of 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Here it is 1s2, 2s2, 2p6. Means a whole shell is removed when it is converting to the cation. Means its ionic radii will be smaller as compared to that of the neutral one. So the ionic radii of is smaller than the neutral compound. Similarly for magnesium or Mg2 plus, again the same way. It is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Here it is 1s2, 2s2, 2p6. Again the whole shell is removed, so its ionic radii is smaller than its neutral atom. Here comes the point. Greater the positive charge on the cation of a given atom, smaller is its ionic radius. This could be understood by taking the example of Fe, Fe2 plus, Fe3 plus. Here the number of protons is 26. Here also 26, 26. But the number of electrons in this case is 26. Here it is 24 and here it is 23. Now greater number of protons are attracting the less electrons. So the ionic radii becomes smaller. Here 26 protons are attracting 24 electrons and here 26 protons are attracting 26 electrons. So the cation having the greater positive charge will have the smaller ionic radius. So what will be the order? It will be like this. Similarly, if we take the another examples also, then also if Sn, Sn2 plus or Sn4 plus, greater the charge, smaller is the ionic radii. So just by this we can discuss the radius of the cation. Now radius of anion. Radius of anion is always greater than its neutral parent atom. For example, if we take F minus and F, here it is 1s2, 2s2, 2p6. Here it is 1s2, 2s2, 2p5. Now, when one or more electrons are taken up by an atom, effective nuclear charge decreases. Electrons of the outermost shell are attracted towards the nucleus by lesser
force. Hence, the radius of the anion increases. Okay, so because the effective nuclear charge decreases, so the size of F minus will be greater than F. Similarly, over here 2 minus and oxygen, so 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p4. So Z effective decreases, so anionic radius increases. Thing is, greater the negative charge on the atom of a given element, greater is its radius. For example, if we consider O2 minus, O minus and O, here the number of protons are 8, 8, 8, but the number of electrons are, in this case 10, 9, 8. Now 8 protons are attracting the 10 electrons. So this Z effective will be less. So here the ionic radii will be larger. So in general we can say greater the negative charge on an atom, greater is its ionic radius. Now we will consider the isoelectronic ions or species. Isoelectronic species may be defined as a neutral or ionic species of different elements which have same number of electrons but different nuclear charge. That is called as the isoelectronic species. For example, consider the few elements over here. Nitrogen 3 minus means how many electrons are there? 10 electrons. Similarly, how many protons will be there? There will be 7 protons. For oxygen, 8 plus 2 means 10 electrons, but the number of protons will be 8. Fluorine we will have 9 plus 1, 10 electrons, but the number of protons is 9. Neon, 10 electrons, 10 protons. For Na plus ion, there are 11, Na plus means 10 electrons and 11 protons. For magnesium, 12 minus 2 means 10 electrons and the number of protons will be 12. For aluminium, 10 electrons, number of protons 13. So the species which have the same number of electrons are known as isoelectronic species. Now over here we can also calculate a ratio. Ratio means the ratio of Z upon electron. Means the Z is the nuclear charge, that is equal to 7 divided by number of electrons means 10, means it is equal to 0.7. Same way we can calculate for all the elements, which comes out to be, here it is 0.8, 0.9, here it is 1.0, 1.1, 1.2, 1.3. So when it has been calculated, the ionic radii is equal to 171 over here, it comes out to be 140, 136, 112, 95, 65, 50. You need not to learn these ionic radius values, but here I have written out only to show you the comparison. Over here, by seeing this, one thing can easily be written over here or can be understood, that is, smaller the value of Z by electron, larger is the size of that species. Okay, so smaller the value of Z by E, larger is the size of that species. और ये बेटा ऐसा यहाँ पे क्यों आ रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, लेकिन हर बार नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इंक्रीज कर रहे हैं. सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ऑल्सो increasing, therefore the atomic size decreases. So in an isoelectronic series, atomic size decreases with the increase of charge. By the help of this, we can
solve or compare the sizes of the ions. See, compare the size of Cl, Cl minus and Fe2 plus ion. Now this can easily be done if we take Z upon E ratio. Na, तो Z upon E ratio for Cl will be equal to 17 upon how many electrons are there in Cl? We have 17. So the ratio comes out to be 1.0. Now for Z by E ratio for Cl minus would be Z is 17. The ratio is divided by 18 because it has gained 1 electron. So the ratio comes out to be 0.944 approximately. Z upon E ratio for Fe2 plus will be equal to 26 is the atomic number Z divided by 2 electrons are lost, 24 electrons, so it comes out to be 1.08. Just by seeing the Z by E ratio we can find out the radii ratio. So the largest ratio is for the Cl minus. So Cl minus will have the highest radii, then comes Cl, and then it is Fe2 plus. So by the help of Z by E ratio, we can compare the atomic or the ionic radii of the species. Hope you have understood this part. Keep practicing. Stay home, stay safe. Thank you.